सो वेलकम बैक स्टूडेंट। क्विक 20 से 30 मिनट की रिवीजन वीडियो ये आपके लिए है। क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर फर्स्ट से लेके एंड तक सारी रिवीजन वीडियो आएगी। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो आप उसे जाके वॉच आउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है उसमें। ये एक वीडियो के अंदर 20 से 30 मिनट में आपको क्विक रिवीजन वीडियो मिल रही है ताकि आप अपने पेपर की रिवीजन जल्द से जल्द और बहुत अच्छी कर सके। सो यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप नोट्स आते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, तो वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर जो सारे टॉपिक बताए हुए हैं ना, यही इस पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल्ड वॉर का मतलब क्या है, साथ में कोल्ड वॉर कहां शुरू हुआ, कोल्ड वॉर की डेवलपमेंट 4 फेज में हुई थी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इसका लिंक देखने को मिलता है। पेपर में एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से जरूर फंस जाता है कई बार। कोल्ड वॉर के अंदर मेन कहानी ये बताई जा रही है कि अगर हम पहली बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करें 1945 की, ओके, कब की बात करें 1945 की, तो इस टाइम पीरियड पे कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हो चुका था। और यहाँ पे दो महान शक्तियां जो आपस में कभी एक्सेस नेशन और अलायंस नेशन, मतलब अलायंस नेशन के खिलाफ यहाँ पे एक्सेस नेशन लड़ रहा था और एक्सेस नेशन के खिलाफ अलायंस नेशन लड़ रहा था। यहाँ पे हार होती है इसकी, जीत होती है इसकी। अलायंस नेशन जब जीत जाता है तो वहां से अब मैं बोल सकता हूँ कि कोल्ड वॉर की शुरुआत देखी गई। कोल्ड वॉर की शुरुआत 1945 से बेसिकली 1991 के बीच में चली। ये दो आइडियोलॉजी का खेल था, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर के बीच में, दो आइडियोलॉजी का खेल था, ठीक है ना। इतना आपने बेसिक समझना है। अब यहाँ पे एक आइडियोलॉजी बोलती है यूएसएसआर की कि वो पूरी तरीके से पूरे विश्व में साम्यवादी देश लाना चाहती है, यानी कि सरकार का कंट्रोल। और पूंजीवादी आइडियोलॉजी चाहती है कि देश की व्यवस्था तो चले लेकिन पूंजीवादी हिसाब से चले, कैपिटलिस्ट के बिहाव पे चले। यानी कि इस तरीके से कोल्ड वॉर के अंदर यूएसए और यूएसएसआर का क्लैश चल रहा था। अब यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ कि दोनों पार्टियां आमने सामने आई थी, लड़ाई हो सकती थी, लेकिन लॉजिक ऑफ डेटरेंस की वजह से लड़ाई नहीं हुई। लॉजिक ऑफ डेटरेंस का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक दूसरे शक्तियों को पता था कि वो अगर आपस में लड़ जाएंगी तो पूरा विश्व खत्म हो सकता है, या एक पार्टी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। अगर एक भी पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक करा तो दूसरी पार्टी उस पर अटैक करके उसको खत्म कर सकती है। अब यहाँ पे ये मुद्दा 1945 से स्टार्ट होता है। आपस में लोग कभी लड़ते नहीं हैं और यहाँ से खेल स्टार्ट होता है प्रॉक्सी वॉर का और हथियारों की होड़ का, कि हर कंट्रियां यूएसएसआर और यूएसए से रिलेशन बनाना चाहती थी और यहाँ पे हर कंट्रियां चाह रही थी कि जितने ज्यादा वेपन्स वो क्रिएट कर सकती है इंटरनेशनल लेवल पे वो अपना डोमिनेंस उतना ज्यादा बना सकती है। कोल्ड वॉर की एक बेसिकली मीनिंग बताऊंगा मैं, बहुत सारी मीनिंग इसमें मैंने बता रखी है। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर था जिसमें ना तो किसी की लड़ाई हुई, ना ही कोई लाठी डंडे चले, ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हुआ, बस एक दूसरे को धमकियां दी जा रही थी। और कोल्ड वॉर का शीत युद्ध का हिंदी में मतलब वाक्य युद्ध भी बोला था, वाक युद्ध भी बोला जाता है। तो इसीलिए आप सिंपल सा इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं हुई। अब समझने के लिए हमें क्या बताया गया, समझने के लिए हमें बताया गया कि इसको, इस दोनों पार्टियां अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए लड़ रही थी। दोनों पार्टी कह रही थी वर्ल्ड में मेरा राज होना चाहिए, यूएसए कह रहा मेरा राज, यूएसएस कह रहा मेरा राज, यही मेरा डोमिनेंस चलेगा। पूरे कोल्ड वॉर में आपस में लड़ झगड़ रहे थे। प्रमुख कारण एक नहीं बताए जा सकते, प्रमुख कारण मेन है आइडियोलॉजी का, दूसरा है याल्टा एग्रीमेंट का, तीसरा है हर नेशन पावरफुल बनना चाहता है, चौथा है पब्लिसिटी, प्रचार जो हो रहे थे एक दूसरे के विरुद्ध में, और यहाँ पे बर्लिन कॉन्ट्रोवर्सी। ये सारे रीजन बोले जाते हैं कि कोल्ड वॉर अपने पीक पे पहुंचता चला गया। बुक के अंदर इसको डिटेल्ड वाइज नहीं समझाया गया है, इसीलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपको कोल्ड वॉर के डेवलपमेंट को समझना है तो 4 फ्रेज समझ लीजिए। 4 फ्रेज के हिसाब से पूरा का पूरा कोल्ड वॉर डेवलप हुआ था। पहले फ्रेज की अगर बात करें जो 1946 से 53 के बीच चला था, इस बीच अगर हम देखें तो जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो धीरे धीरे करके कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले विंस्टन चर्चिल ने यही बयान दिया कि हमें साम्यवादी सोच को रोकना पड़ेगा पूरे यूरोप के अंदर। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रूमेन सिद्धांत आता है। ट्रूमेन सिद्धांत का मतलब यही होता है कि सोवियत यूनियन की जो भी पॉलिसीज होती है वेस्टर्न यूरोप की कंट्री के ऊपर रोक दी जाए। तो यहाँ पे ट्रूमेन सिद्धांत होता है। ट्रूमेन सिद्धांत की वजह से जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रियां होती है उनको मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग बहुत सारा पैसा दिया जाता है, इवन 12 अरब डॉलर दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1952 के अंदर जाके पूरा कंप्लीटली 12 अरब डॉलर दे जाता है। ये मेन मकसद था कि दूसरी कंट्री के साथ अलायंस अगर हम लोग करते रहेंगे तो सामने वाली पार्टी अपने आप ही कमजोर हो जाएगी, और अमेरिका ने यही करा। दूसरा, इसकी वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर ने बर्लिन का ब्लॉकेज कर दिया।
बर्लिन का ब्लॉकेज इसलिए करा क्योंकि बर्लिन को भी 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिस तरीके से जर्मनी को 4 हिस्से में बांटा गया था, फ्रांस के बीच में देखो जर्मनी को 4 हिस्सों में बांटा गया था, फ्रांस के बीच में, यूएसए के बीच में, ब्रिटेन के बीच में और सोवियत यूनियन के बीच में। ऐसे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन थी और बर्लिन को भी 2 हिस्सों में बांटा गया, 4 हिस्सों में बांटा गया था। ईस्ट बर्लिन वाला हिस्सा यूएसएसआर के अंडर में आता था, तो उसने कहा कि भाई मैं पूरा का पूरा बर्लिन कैप्चर कर लूंगा। अगर आपको बर्लिन वाला एपिसोड समझ में नहीं आ रहा तो आप एक्सप्लेन वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है। पर यहाँ पे जब उन लोगों ने वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को पैसा दे दिया तो बर्लिन वाला हिस्सा यूएसएसआर कैप्चर करने लग गया और उसको लगा कि शायद से दूसरी पार्टियां जो है अपने बर्लिन के हिस्से पे मदद नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन यहाँ पे अमेरिका ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बर्लिन के अंदर जहाँ पे अमेरिका का, फ्रांस का और यूके का हिस्सा था बर्लिन के अंदर, उन सभी लोगों को हवाई मदद से सामान पहुंचाया जाने लग गया था और यहाँ पे फेलियर दिखाई दे गया। अब यहाँ पे कहानी बढ़ती है 1949 की तरफ। 1949 में नाटो बनता है। नाटो कंट्री 12 सदस्य देश की बनी और 12 सदस्य देश का मतलब ये था कि यूरोप के 12 सदस्य देशों पे किसी एक पे भी हमला होता है यूएसएसआर की तरफ से तो 12 सदस्य देश उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। शुरुआती समय में 1949 में ये कंट्रियां 12 थी। एट प्रेजेंट टाइम पे अगर आप देखें तो ये सारी कंट्री पूरी तरीके से 29 इवन 29 तो हो चुकी है, 30 रिसेंटली स्टेटस आया है कि हुई कि नहीं हुई है, पर 29 कंट्रियां नाटो मेंबर है। और यहाँ पे यही नहीं रुकते हैं ये यूएसए वाले अपनी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने के लिए, ये सीटो बनाते हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, पहले इसका नाम मिनालिया पैक्ट था, और उन सभी दूसरी नई कंट्रियों को जोड़ने की कोशिश करा जाता है। इवन इसके अंदर पाकिस्तान भी जुड़ जाता है। यूके फंड कर रहा होता है, यूएसए से चला रहा होता है। उसके बाद एक और चीज बनाई जाती है, सेंटो बनाया जाता है। सेंटो भी बनाया जाता है। सेंटो के अंदर ज्यादातर मुस्लिम कंट्रियों को साथ में रखा जाता है। सीटो, सेंटो और नाटो अमेरिका बना देता है और यहाँ पे यूएसएसआर कमजोर होने लगता है। यूएसएसआर इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वार्सो पैक्ट बनाता है। और वार्सो पैक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि वो यूएसए को कमजोर कर सके। और यहाँ पे वार्सो पैक्ट के अंदर वही सारी कंट्रियां यूएसएसआर के साथ आई थी जो कंट्रियां चाहती थी कम्युनिस्ट होना या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहती थी। तो यहाँ पे इसलिए बनाइए। बाकी इसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। बीच में ये कुछ छोटे मोटे वॉर चले थे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक थोड़े बहुत माइनर हो सकते हैं, मेजर तो नहीं है। ये इसे प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं। आप सोचिए कि सीटो बन रहा है, सेंटो बन रहा है, वार्सो पैक्ट बन रहा है या नाटो बन रहा है, इसमें कोई ना कोई छोटी डेवलप कंट्रियां, नॉन डेवलपिंग कंट्रियां इनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो जुड़ती क्यों है स्मॉलर कंट्रियां बड़ी कंट्रियों के साथ? ताकि उनका प्रोटेक्शन हो सके, उनको हथियार मिल सके, उनकी कहीं ना कहीं मदद हो सके, इकोनॉमिक मदद हो सके। और बड़ी कंट्रियां छोटी कंट्रियों के साथ क्यों जुड़ती थी? ताकि वो उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, उनकी टेरिटरी का इस्तेमाल कर सके, उनकी लोकेशन का इस्तेमाल कर सके और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देके उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले। एक हाथ से काम बन रहा है, दूसरे हाथ से वो काम बना रहे हैं, तो ऐसा इसलिए होता ही था। अब इसी बीच हम लोग आज़ाद हो जाते हैं, हम लोगों का जन्म होता है। अगर आपको पता हो 1947 में हम लोग जन्मे। हम लोगों का मेन मकसद था कि इतने सालों से मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, अब फिर दोबारा कोल्ड वॉर के चक्कर में फंस जाएंगे तो हम तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोगों ने बनाया तीसरा ऑप्शन, नेम। नेम का मेन मकसद ये था कि जितनी भी नॉन डेवलपिंग कंट्री है वो सारी नेम के साथ आ जाए। और नेम का जो हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। इसको फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्रियां इसको बोलती हैं। बेलग्रेड के अंदर इसका सम्मेलन होता है, यूगोस्लाविया बेलग्रेड में सम्मेलन होता है। पहले इंडोनेशिया में बांडुंग सम्मेलन हो चुका था, लेकिन फिर फाइनली 25 कंट्रियां मिलकर बेलग्रेड शिखर सम्मेलन को साथ में जोड़ के नेम बना देती है। नेम बनाने का मेन मकसद था कि आपस में कंट्रियां एक दूसरे को कोऑपरेट करेगी। अफ्रीका की कंट्री जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है उनकी मदद करेगी। ये न्यू अलाइनमेंट कंट्री जो होगी वो कोई भी इंटरनेशनल रियलिटीज के साथ कभी आइसोलेट नहीं होगी। मतलब गुटनिरपेक्ष कंट्री जो है अलगाववाद रहेगी, वो मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं जाएगी। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो नेम था वो एक मीडिएटर का रोल निभा रहा था डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो इसीलिए इसकी इतनी सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। अभी इसके अंदर कम से कम 120 देश शामिल हैं। सोचिए 12 देश और जुड़ने वाले हैं। हम इसमें 18वीं मीटिंग कर सकते हैं। अजरबैजान में हम लोग कर सके हैं। इंडिया के अंदर 1983 के अंदर हुई थी, अभी तक नेम की मीटिंग कोई नहीं हुई है। क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी बीच होता है क्यूबा क्राइसिस और ये था पूरी तरीके से इस शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का चरम बिंदु यानी कि पीक पॉइंट। इस क्यूबा क्राइसिस को सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे हुआ ये था कि क्यूबा जो थी, क्यूबा ये वो प्लेस थी जो अमेरिका के बिल्कुल पास थी। पास्ट में क्यूबा कहीं ना कहीं अमेरिका की टेरिटरी थी और क्यूबा अब आज़ाद हो चुका था। क्यूबा सोच रहे थे कहीं अमेरिका दोबारा से उनकी टेरिटरी ना कब्जा ले, इसलिए इन्होंने इनके दुश्मनों से हाथ मिला लिया। किन से हाथ मिला लिया? फिदेल कास्त्रो से। फिदेल कास्त्रो ने
क्यूबा की कैपिटल हवाना के अंदर अपना सैनिक अड्डा बना दिया, यानी कि एक आर्मी बेस बना दिया। इससे JF कैनेडी को उस टाइम पीरियड में दिक्कत हो गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर यहाँ से वो अमेरिका में मिसाइल लॉन्च करेंगे तो लगभग 3200 किलोमीटर की रेंज में इनका पूरा इलाका खराब हो जाएगा। और इसी वजह से ये एक पीक पॉइंट बना कोल्ड वॉर का। जब ये पीक पॉइंट बना कोल्ड वॉर का, तो उसके बाद यूएनओ के कान खड़े हो गए, अमेरिका की हार्ट बीट तेज हो गई कि यार ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने। और इसी वजह से इस बीच में पूरी तरीके से बर्लिन ब्लॉकेज और बोला गया कि यूएसए को ब्लॉक कर दो, क्यूबा को ब्लॉक कर दो और देखी जाएगी क्यूबा को। फिर देन फाइनली पूरा हड़कंप मच गया पूरे वर्ल्ड के लेवल पे। देन फाइनली दोनों पार्टी ने डिसाइड करा कि लड़ाई दंगे में कुछ रखा नहीं है। दोनों पार्टियों ने फाइनली मिलकर मॉस्को के अंदर एक ट्रीटी साइन करी, और वो हमारे लिए भी बहुत दिक्कत थी। 5 सितंबर 1963 के अंदर ये साइन करा गया। इसे टेस्ट बैंड ट्रीटी बोला जाता है। टेस्ट बैंड ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें, लिमिटेड इन टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 के अंदर इसको बोला गया था और साइन कर दिया गया था। इसका मेन मकसद ये था कि अब कोई भी कंट्री पानी के अंदर, वायुमंडल में, जमीन पे कोई भी वेपन्स को क्या कहते हैं टेस्ट नहीं कर सकती। अब यहाँ पे दूसरा था एनपीटी का मेन मकसद ये था कि अब जिन कंट्रियों के पास बम है वो कंट्री दूसरी कंट्री को बम नहीं बेच सकती। ये दो मेन संध्या थी। 1963 के अंदर हम लोगों ने, नेहरू जी ने इस पे साइन करने से मना कर दिया था। ये चीज हम देखेंगे। दूसरा फिर है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इसका मेन मकसद ये था कि अंग टांग ने बोला था, अंग टांग मतलब आप फुल फॉर्म देख सकते हैं इसकी, यूनाइटेड नेशनल कॉर्पोरेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनका मेन मकसद ये था कि जो बेचारी डेवलपिंग कंट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं लीस्ट डेवलप कंट्री जो भी है वो अमीर कंट्रियों के साथ टेक्नोलॉजी तो शेयर करे ना, या उनसे टेक्नोलॉजी ले तो सके। इसलिए अंग टांग ने ये रिपोर्ट बनाई, और इनका मेन मकसद ये था कि वो लोग जितनी भी गरीब कंट्रियां वो अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें, डेवलप हो जाए, और दूसरी कंट्रियों के साथ अगर जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे कोई टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकती है। तो ऐसी रिपोर्ट में ये सारी बातें बोली गई थी। ये एक तरीके का सहारा था यूएनओ के द्वारा डेवलपिंग कंट्री के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री ना तो यूएसएसआर का पार्ट बन पा रही थी और ना ही वो यूएसए का पार्ट बन पा रही थी, और उनको कहीं ना कहीं डेवलप होना था। अब यहाँ पे इंडिया का कोल्ड वॉर के अंदर बहुत अच्छा रोल बोला जाता है, क्योंकि इंडिया ने ही सिखाया कि भाई दूसरी जो अलायंस है उनसे दूर रहिए, नहीं तो आप क्या कहते हैं दोबारा से गुलामी के मकड़ जाल में फंस जाएंगे। और यहाँ पे इंडिया की पॉलिसी ना तो क्या कहते नेगोशिएबल थी और ना ही पैसिव थी। वो हमेशा यही कहने की कोशिश करते थे कि भाई हम लोगों को शांति बनाए रखना है। इसलिए ड्यूरिंग कोल्ड वॉर इंडिया का अच्छा रोल रहा। उन्होंने वॉर के टेंशन को ख़त्म करा, उन्होंने यूएनओ की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करा, क्योंकि यूएनओ भी तो शांति चाहता था। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर नेहरू जी जो पूरी तरीके से सुपर पावरफुल नेशन के खिलाफ थे, इंडिपेंडेंटली लड़ रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा बोला था कि नेम जो है ना, नेम वो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि वो एक इनरेलेवेंस है। बोलता तो है कि आपस में जो न्यू डेवलप कंट्री है उनकी मदद करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि वो या तो वो अनप्रिंसिपल है और या तो इंडिया अपनी पॉलिसी में जहां उसका फायदा होता है दूसरी कंट्री के साथ वो हाथ मिला लेता है। तो अनप्रिंसिपल इसीलिए कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे जो नेम कंट्री के मेंबर सदस्य देश है उनका सोच अलग अलग है, और इंडिया को जहां फायदा होता है, जैसे उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करा था क्या कहते हैं 1971 के अंदर रशिया के साथ, सॉरी यूएसएसआर के साथ, तो वो भी तो अनप्रिंसिपल है। शुरुआती समय में कहा कि भाई हम क्या कहते हैं साइन नहीं करेंगे और मतलब दोस्ती नहीं करेंगे, उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, और एक तरफ वो बढ़ा रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर के अंदर कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर देखें, अगर इम्पैक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर देखें कि कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट सिंपल सा हुआ, भाई पूरा यूरोप दो हिस्सों में बढ़ गया, ऑफकोर्स हुआ था। पूरे वर्ल्ड के अंदर पैनिक और डर का माहौल बन गया, ऑफकोर्स हुआ था। इसे न्यूक्लियर वॉर होने के पूरे चांस थे, और इसी टाइम पीरियड में हर कंट्री ने अपने आप को न्यूक्लियर पावरफुल बनाने की कोशिश करी। इवन इंडिया ने भी शुरुआत कर दी थी, लेकिन हम फेल हो गए थे। क्या करें उसका, है ना, कर तो दिया था। और नए अलायंस बने, नए ग्रुप्स बने, नाटो, सीटो, सेंटो बना। यूनाइटेड नेशन का रोल इस समय में बहुत कम देखा गया, जो जबकि उसका ज़्यादा होना चाहिए था। और यहाँ पे आर्ममेंट यानी कि उनको बढ़ावा मिला, नॉन अलाइंड मूवमेंट को सपोर्ट मिला था। और यहाँ पे नई कॉलोनी जो थी वो बन के आई 1990 के बाद। बिल्कुल फैक्ट है, जब यूएसएसआर टूटा तो 15 कंट्रियाँ निकली उसके अंदर से। और यहाँ पे हमें इंटरनेशनल लेवल पे ये समझ में आया कि डिप्लोमेसी पॉलिसी क्या होती है। ओके, सो एवरीथिंग आई हैव डिस्कस दिस थिंग, और यही सारा चैप्टर के अंदर कोल्ड वॉर में दिया हुआ है। इतने ही अगर आप और छोर पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत है, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे।